नमस्कार, मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति विज्ञान विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट, एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम प्रश्न श्रृंखला संचालित कर रहे हैं और इस क्रम में आज राजनीतिक चिंतक हाब्स पर हम 15 प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न श्रृंखला 11वें नंबर पर। तो आइए हम देख लें आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आइए शुरुआत कर लें पहले प्रश्न से। प्रश्न में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जला दिया था? हॉब्स की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन, और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जला दिया था। 4 विकल्प हैं। ए जॉन लॉक, बी क्रॉमवेल, सी क्लेरेंडन और डी किसी ने नहीं जलाया। तो वास्तव में हॉब्स के समकालीन विचारक, समकालीन चिंतक थे क्लेरेंडन, और क्लेरेंडन ने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जला दिया था और इन्होंने कहा कि हमने आज तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, इतना विश्वासघात भरा हो। तो इस तरह से क्लेरेंडन इनकी इस पुस्तक लेवियाथन से बहुत नाराज थे और इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को जला दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी क्लेरेंडन। और अब इसके बाद में फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ये प्रश्न वास्तव में टीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। 2004 टीजीटी की परीक्षा में यह पूछा गया था। क्या था यह प्रश्न? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसका है? और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए हीगल, बी रूसो, सी लॉक और डी हॉब्स। क्या प्रश्न पूछा गया था आपसे ये टीजीटी 2000 में कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वास्तव में हॉब्स का है। हॉब्स ने कहा था कि वह राज्य अगर सबसे निकृष्ट भी है तो वह भी ऐसी अराजकता से अच्छा होगा जो कि सबसे अच्छी अराजकता मानी है उससे अच्छा होगा। यह हर स्थिति में सबसे निकृष्ट राज्य इस अराजकता से अच्छा होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प डी हॉब्स। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें देख लें क्या पूछा गया है। एक कथन दिया गया है, यह है मैं और भय जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए। मैं और भय जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए रूसो, बी मैकियावेली, सी हॉब्स और डी महात्मा गांधी। तो वास्तव में यह कथन हॉब्स का है। हॉब्स ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जब हॉब्स अपनी मां के गर्भ में था तो उस समय इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आर्मेडा का आक्रमण का भय था और उस आक्रमण की आशंका से भयभीत इसकी मां ने, हॉब्स की मां ने उसे समय से पहले जन्म दे दिया। और समय से पहले जन्म देने का कारण क्या था? भय। केवल भय के कारण उसने समय से पहले जन्म दे दिया, भय के कारण। और भय क्या था? स्पेन के आर्मेडा का आक्रमण का भय। और इस भय के कारण वह समय से पहले पैदा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? हॉब्स के पूरे जीवन काल में इंग्लैंड में उथल पुथल मची रही। उसी के समय में वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया था, तो उस गृह युद्ध से भी वह भयभीत रहता था। तो इस तरह से हॉब्स कहता था कि मैं और भय जुड़वा बच्चे की तरह पैदा हुए और उसी तरह से हमेशा जीवन भर चलते रहे, क्योंकि भय के कारण ही हम समय से पहले जन्म ले लिया। यह कहता था कि इसी भय के कारण समय से पहले मुझे जन्म मिल गया और इसी भय से मैं आजीवन ग्रसित रहा। तो यह कथन वास्तव में हॉब्स का है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी हॉब्स। अब इसके बाद में फिर अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4। तो चौथे प्रश्न को देख लें।
इसमें पूछा गया है हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था, हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था। और 4 विकल्प हैं, ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी स्पेन और डी इंग्लैंड। तो वास्तव में हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के मासबरी नामक स्थान पर, मासबरी नामक स्थान पर। और यह जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1588 को, 15 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड के मासबरी नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था। और वास्तव में उसका जन्म समय से पहले हो गया था। पिछले प्रश्न की व्याख्या करते हुए हमने बताया कि उसका जन्म समय से पहले हो गया था और उसका कारण क्या था, स्पेन के आर्मेडा के आक्रमण का भय था और इस भय से ग्रसित उसकी मां ने उसे जन्म से पहले ही, समय से पहले ही उसे जन्म दे दिया। तो अब इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी इंग्लैंड। अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो आइए देख लें 5वें प्रश्न को भी। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने हॉब्स को मासबरी का महाराक्षस कहा। निम्नलिखित में से किसने हॉब्स को मासबरी का महाराक्षस कहा। और विकल्प है ए क्लेरेंडन, बी कोली, सी बर्ट्रैंड रसेल और डी उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो वास्तव में हॉब्स को मासबरी का महाराक्षस कहा था कोली ने, क्योंकि वह मासबरी का रहने वाला था हॉब्स, उसका जन्म मासबरी में हुआ था। और हॉब्स ने जो पुस्तक लेवियाथन लिखी थी उससे यह कोली भी नाराज था और इसने कहा कि उसने जो कुछ भी अपने ग्रंथ लेवियाथन में लिखा है वह यह सिद्ध करता है कि यह महाराक्षस है और ये मासबरी का महाराक्षस है, यह कहा था कोली ने। और क्लेरेंडन ने क्या किया था, लेवियाथन को जलाया था। इन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। तो इस तरह से आपसे जब कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने लेवियाथन को जलाया था, तो क्लेरेंडन ने, लेकिन हॉब्स को मासबरी का महाराक्षस कहा था कोली ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इस 6वें प्रश्न में क्या पूछा गया देख लें हम। लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। प्रश्न है लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, यह किसने कहा है। और 4 विकल्प हैं, ए हॉब्स, बी कैटलिन, सी गूच और डी व्हाइट हॉल। तो वास्तव में यह कथन गूच का है। गूच ने कहा था कि लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी गूच। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो आइए 7वां प्रश्न देख लें, इसमें क्या पूछा गया है। हॉब्स के अनुसार मानव का मूल स्वभाव कैसा है। हॉब्स के अनुसार मानव का मूल स्वभाव कैसा है। विकल्प ए परोपकारी, विकल्प बी लालची, विकल्प सी स्वार्थी और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में हॉब्स मानव के मूल स्वभाव के लिए प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करता है। वह कहता है कि राज्य के आने के पहले, राज्य के अस्तित्व में आने के पहले प्राकृतिक अवस्था थी और इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो स्वभाव था वही उसका मूल स्वभाव है। वह कहता है इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्म केंद्रित था, अर्थात स्वार्थी था, अर्थात वह स्वार्थी था। वह कहता है इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्म केंद्रित था, अर्थात मनुष्य स्वार्थी था। तो उसका मूल स्वभाव कैसा है मनुष्य का, हॉब्स के अनुसार स्वार्थी। हॉब्स कहता है मनुष्य का मूल स्वभाव स्वार्थी है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। और इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 8। तो आइए 8वें प्रश्न को हल कर लें।
क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हॉब्स की है। और आपको 4 विकल्प दिए हैं, ए लेवियाथन, बी डी सिवे, और सी है डी कारपोरे, और डी है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो वास्तव में हॉब्स ने ये तीनों पुस्तकें लिखी हैं। कब कब लिखी, डी सिवे, इसे डी काइव भी कहा जाता है, इसे डी काइव भी कहा जाता है, डी काइव, डी काइव, डी CIVE, डी काइव या डी सिवे। यह पुस्तक उसने लिखी थी 1642 में, और लेवियाथन लिखी थी उसने 1651 में, और डी कारपोरे लिखी थी 1654 में। इस तरह से ये तीनों ग्रंथ हॉब्स के हैं, अर्थात विकल्प सही होगा डी, उपर्युक्त सभी। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें। हॉब्स का संप्रभु, हॉब्स का संप्रभु, और 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे जानना चाहा गया है कि हॉब्स का संप्रभु कैसा है। विकल्प ए समझौते में शामिल है, विकल्प बी समझौते में शामिल नहीं है, विकल्प सी जनता के प्रति उत्तरदायी है, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति होने के पहले प्राकृतिक अवस्था थी, और इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी था, वह केवल अपने हितों के प्रति सोचता था, और उसके जो अधिकार थे वे तब तक थे जब तक कि वह उन पर नियंत्रण बनाए रखता था, उसका जीवन पूरी तरह से असुरक्षित था। तो प्राकृतिक अवस्था की इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए लोगों ने समझौता किया, लोगों ने प्राकृतिक अवस्था की इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपस में समझौता किया, लोगों ने समझौता किया। और ये समझौता कैसा था, सामाजिक समझौता था, लोगों ने सामाजिक समझौता किया। और इस समझौते के द्वारा, इस समझौते के परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। इस समझौते के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति हुई, 2 बातें हुई। पहला, राज्य की उत्पत्ति हुई, और दूसरा, संप्रभु अस्तित्व में आया, संप्रभु अस्तित्व में आया। इस तरह से क्या हुआ कि जो संप्रभु है, यह संप्रभु समझौते में शामिल नहीं है, समझौता लोगों के बीच हो रहा है, संप्रभु से, समझौते से कोई मतलब नहीं है, वह इसमें शामिल नहीं है, समझौता लोगों के बीच हुआ, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप संप्रभु अस्तित्व में आया। तो वास्तव में समझौते में संप्रभु शामिल नहीं है, और इस संप्रभु के बारे में वह कहता है कि इसके पास में सारी सत्ता निहित होगी, अर्थात यह लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लोगों ने क्या किया है, अपने सारे अधिकार इस संप्रभु को सौंप दिए हैं, और इस शर्त पर सौंपते हैं सारे लोग अपने अधिकार कि बाकी लोग भी अपने अधिकारों को सौंप दें। तो सबने अपने अधिकार इस संप्रभु के समक्ष समर्पित कर दिए। अब सारी शक्तियां इस संप्रभु में निहित हो जाती हैं, और यह पूरी तरह से निरंकुश है, यह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यह सही नहीं है, समझौते में शामिल है, यह सही नहीं है, केवल यह सही है, समझौते में शामिल नहीं है, ये सही है। समझौते में शामिल है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, और वह समझौते में शामिल नहीं है, यह सत्य है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो 10वें प्रश्न को देख लें, क्या है इसमें, निम्न में से कौन निरंकुश राजतंत्र, निम्न में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। विकल्प हैं, ए हॉब्स, बी लॉक, सी उपर्युक्त दोनों, और डी दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तव में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है हॉब्स, हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कर रहा है।
और लॉक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। यह संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। इसी के समय गौरवमयी क्रांति हुई थी 1688 में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हॉब्स, विकल्प ए, वह हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें। निम्न में से कौन आत्मरक्षा को मनुष्य का बुनियादी अधिकार अर्थात मूल अधिकार घोषित करता है? ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स और डी बोना। तो वास्तव में हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को मनुष्य का बुनियादी अधिकार घोषित करता है। क्योंकि हॉब्स घोषित करता है, क्यों करता है? क्योंकि वह कहता है कि इसी आत्मरक्षा के लिए ही, अपने जीवन की रक्षा के लिए ही मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया था। वह कहता है, क्योंकि हॉब्स कहता है कि जो सामाजिक समझौता हुआ था लोगों के बीच, सामाजिक समझौता हुआ था, इस समझौते का कारण, इसका कारण जो था वह यही आत्मरक्षा ही था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन अनिश्चित था, उसके जीवन के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी, तो वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सामाजिक समझौता करता है। और इस सामाजिक समझौते का परिणाम क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती, राज्य की उत्पत्ति होती। तो इस तरह से हॉब्स कहता है कि इस राज्य में भी मनुष्य को आत्मरक्षा का अधिकार होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो इस 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें हम। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पार्श्विक और अल्पवायु था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पार्श्विक और अल्प आयु था। यह किसका कथन है? और 4 विकल्प हैं आपको, ए अरस्तु, बी हॉब्स, सी लॉक और डी रूसो। तो वास्तव में यह हॉब्स का कथन है। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन विकृत था, विपन्न था, गरीबी थी, पशु के समान वह जीवन जीता था और उसका जीवन कब तक रहेगा यह निश्चित नहीं था, वह वास्तव में अल्पायु था। और इन्हीं सब परेशानियों से मुक्त होने के लिए, आत्मरक्षा के लिए वो मनुष्य समझौता करता है आपस में, और समझौते के द्वारा राज्य और संप्रभु अस्तित्व में आते हैं, ऐसा हॉब्स ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी हॉब्स। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 में पूछा क्या गया है ये देख लें हम। किसने कहा है कि लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है? किसने कहा है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ए हॉब्स, बी टॉनी, सी क्लेरेंडन और डी इनमें से किसी ने नहीं। तो आपको यह बताना है कि यह कथन किसने कहा है कि लेवियाथन वास्तव में क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया है। ये कहा था क्लेरेंडन ने। क्लेरेंडन वास्तव में हॉब्स के समकालीन विचारक थे और इन्हीं क्लेरेंडन ने लेवियाथन को जला दिया था। इन्हीं क्लेरेंडन ने लेवियाथन को ऑक्सफोर्ड में जला दिया था, ऑक्सफोर्ड में जला दिया था। ये इन्होंने कहा कि ये वास्तव में क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें इतना राजद्रोह और विश्वासघात भरा है जितना मैंने किसी अन्य पुस्तक में नहीं देखा। तो वास्तव में यह कथन किसका है? क्लेरेंडन का, अर्थात प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है विकल्प सी। अब इसके बाद देख लें हम प्रश्न नंबर 14। तो आइए इस प्रश्न को भी देख लें क्या पूछा गया है इसमें। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता किनके बीच हुआ? हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता किनके बीच हुआ? और 4 विकल्प हैं, ए जनता और लेवियाथन के बीच, बी समाज और लेवियाथन के बीच
और विकल्प सी है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच, और विकल्प डी है इनमें से किसी के बीच नहीं। तो वास्तव में जो सामाजिक समझौता हुआ था वह प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? उसका कारण क्या था? कारण था लोगों को अपने जीवन की सुरक्षा करनी थी। लोगों का जीवन असुरक्षित था। लोगों का जीवन असुरक्षित था, और इसी जीवन की सुरक्षा के लिए ही वास्तव में लोगों ने आपस में समझौता किया, और इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। तो यह समझौता हुआ था प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच। इस तरह प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, जो कि आज की इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 15। तो 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें हम। हॉब्स के सामाजिक समझौते का सार तत्व, हॉब्स के सामाजिक समझौते का सार तत्व क्या है? और 4 विकल्प हैं। ए, कुशल शासन की स्थापना, बी, संप्रभु की जनता के प्रति जवाबदेही, सी, जन अधिकारों की प्राथमिकता, और डी, सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। तो वास्तव में हॉब्स का जो सामाजिक समझौता हुआ वह क्यों हुआ, उसके पहले स्थितियां क्या थी, इस पूरे वीडियो में कई प्रश्नों में हमने इसकी व्याख्या दी है। इसको एक बार संक्षेप में फिर से हम समझ लें। हॉब्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले प्राकृतिक अवस्था थी, और इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के अधिकार थे, लेकिन वो अधिकार संरक्षित नहीं थे। वो क्या थे? उसका जीवन का अधिकार था, और वो वास्तव में वह अधिकार कब तक था? जब तक कि वह अपने जीवन की सुरक्षा कर पाता है। इस तरह से उसके कोई भी अधिकार बचते नहीं थे, वह उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता था। तो और उसका जीवन जो था वो बिल्कुल अल्पायु था, अस्थिर था, वह उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। उसका जीवन कब तक चलेगा यह वह व्यक्ति भी नहीं जानता था। तो कहता है इस प्राकृतिक अवस्था में आत्मरक्षा संभव नहीं हो पाती थी, और इसकी रक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लोगों ने समझौता किया। और ये समझौता कैसा हुआ? इस समझौते में ये बात रखी गई कि हर व्यक्ति संप्रभु को अपने अधिकार समर्पित कर देगा। इस समझौते में बात रखी गई कि प्रत्येक व्यक्ति संप्रभु को अपने अधिकार समर्पित कर देगा, लेकिन शर्त एक रहेगी। वह शर्त क्या थी? अपने अधिकार समर्पित करेगा हर व्यक्ति संप्रभु को, लेकिन इसकी शर्त क्या थी? इसकी शर्त थी कि दूसरे लोग भी अपने अधिकार संप्रभु को समर्पित करें। यह शर्त थी। दूसरे व्यक्ति भी संप्रभु को अपने अधिकार समर्पित करें, केवल यह शर्त थी और कोई शर्त नहीं थी। एक ही शर्त थी कि हर व्यक्ति अपने अधिकार संप्रभु को समर्पित करेगा, लेकिन इस शर्त पर कि दूसरे लोग भी समर्पित कर दें, अर्थात सारे लोग इसी संप्रभु को अपने अधिकार समर्पित कर देंगे। अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। प्रत्येक व्यक्ति संप्रभु को अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण करेगा। यही इस सामाजिक समझौते का सार तत्व है। हॉब्स के सामाजिक समझौते का सार तत्व है। तो इस तरह से इस प्रश्न श्रृंखला के 15 प्रश्न पूरे हुए, और ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाले रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और अगर आपको ये प्रश्न श्रृंखला हमारी अच्छी लग रही है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दें, अपने कमेंट अवश्य लिख दें, और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के संदर्भ में जो भी जानकारी आप चाहते हो वो नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करके आप पता कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम जॉन लॉक पर 15 प्रश्न हल कराएंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।